तो बेसिकली अभी हम लोगों का अप्रोच क्या रहना चाहिए, मार्केट में हम लोग किस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं और क्या हमें अवॉइड करना चाहिए। बेसिकली ये चीजें आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और डिस्क्लोजर रहेगा कि हम जो भी यहाँ पे देखने वाले हैं ये स्टडी पर्पस के हिसाब से रहेगा। जो भी आप लोगों को ट्रेड लेना रहेगा, आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज एक बार कंफर्म कर लेना। तो सबसे पहले हम लोग जो मेन इंडाइसेस है दैट इज निफ्टी। पहले निफ्टी क्या कर रहा है ये हमको देखना है। तो बेसिकली जब कभी भी आपको कोई भी ट्रेड लेना रहे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस जो है यानी निफ्टी, ये हमें हमेशा से ही पता होना चाहिए। सो निफ्टी सबसे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करने का कि लगभग अभी हम लोग अगर देखें तो 26 to 77 से कंटिन्यूअसली निफ्टी नीचे आ रहा है। जो करंट मार्केट प्राइस है इज नाउ एट क्वार्टरली डिमांड जोन। तो बेसिकली अब जो निफ्टी है ये हमारे क्वार्टरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में आ गया है। तो जो सेलिंग प्रेशर था वो सेलिंग प्रेशर अब कहीं ना कहीं यहाँ पे रुकना चाहिए, ये हमें प्राइस बता रहा है। तो अब अगर प्राइस डिमांड जोन में है नाउ, आई होप सब लोगों को चार्ट भी दिखाई दे रहा है। प्लीज कंफर्म करना अगर किन लोगों को नहीं दिखता रहेगा तो। यस। सो जो जो अभी प्राइस है यानी जो निफ्टी है अभी एक निफ्टी सपोर्ट में है यानी एक निफ्टी डिमांड जोन में है। तो अब अगर ये डिमांड जोन में है तो सबसे पहले अब हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हो कि ये दिस इज द राइट टाइम कि जहां पे अब आप इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर कोई स्टॉक्स आप बाय कर सकते हो। अब निफ्टी तो सपोर्ट में आ गया, तो सपोर्ट का हम लोग देखेंगे लेफ्ट में आपको दो चार्ट के ऊपर आपको जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है उसमें लेफ्ट में 22,322 से लेके 21,040, ये एंटायर एरिया हमारे लिए सपोर्ट है। तो 22,300 से लेके राउंड फिगर में बता रहा हूँ 21,000 यानी 1,300 पॉइंट का जो एंटायर एरिया है ये हमारे लिए पूरा सपोर्ट का काम करेगा। तो जरूरी नहीं कि यहां से मार्केट नीचे आएगा तो इसका मतलब ऊपर नहीं जाएगा। हो सकता है कि थोड़ा बहुत और सेलिंग प्रेशर आ जाए, बट यहां पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। अब जब ऊपर से जब बाजार नीचे आया है तो कहां तक ऊपर जा सकता है, अगर मान के चलो कि यहां से अगर निफ्टी ऊपर जाना चालू हो गया तो इमीडिएटली कितना ऊपर जा सकता है। तो अगर हम लोग चार्ट पे देखें तो जब ऊपर से जब प्राइस, एक मैं एरो मार्क कर रहा हूं, तो जब प्राइस इस पॉइंट से नीचे आना चालू हुई है तो नीचे इसने यहां पे सप्लाई जोन क्रिएट कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि अब जब प्राइस ऊपर जाएगी तो ऊपर जाते वक्त यहां पे प्राइस को एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है। वो रेजिस्टेंस रहेगा आपका 23,489 के आसपास में। तो करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोग राउंड टू फिगर के बारे में सोचे तो 22,000 22,300 से लेके 23,500 तक लगभग आपको 1,200 पॉइंट का डिफरेंस रहेगा। यहाँ इतना मूवमेंट हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो अब आप क्या इन्वेस्ट कर सकते हो अब, या फिर और इस पे शॉर्ट टर्म को इंट्राडे करना रहेगा तो क्या व्यू हम इस पे रख के चलेंगे। तो अगर डेली पे जाते हैं तो डेली पे लगभग अभी भी ट्रेंड तो अभी भी डाउन है। तो बाइंग के लिए हमेशा हमें बहुत अलर्ट रह के ही ट्रेड लेना पड़ेगा। और यहां से हम लोग थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं जिन लोगों को इंट्राडे के बारे में ट्रेड कोई देखना रहेगा, सोचना रहेगा। तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी मैंने कुछ मार्किंग करके रखी है। तो ये जो दिन है जहां पे सबसे राइट पे हम लोग जो देख रहे हैं ये हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे था, दैट इज फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे। तो इसके बाद हम लोगों को नया दिन मिलेगा, दैट इज ये 7 मार्च का दिन था जो अभी चार्ट पे हम लोगों को एक्सट्रीम राइट पे दिख रहा है। और जो कैंडलस्टिक आपको दिख रही है ये 15 मिनट की है। तो अब 7 मार्च के दिन क्या हुआ, एक बार तो बाजार ने ऊपर जाने का कोशिश किया और वापस से थोड़ा सा नीचे आके फ्लैट क्लोजिंग हो गया है। तो अब थोड़ा सा और हम लोग डीप में जाएंगे और 5 मिनट में क्या हुआ समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले 5 मिनट में क्या हुआ है देखते हैं एक बार। तो जैसे ही मार्केट खुला, खुलने के बाद इमीडिएटली प्राइस ने प्रीवियस डे का हाई ब्रेक किया है। एक बार के लिए मैं प्रीवियस डे हाई के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं और वहां पे हम लोग बोल देते हैं उसको। तो जैसे ही प्राइस ने ओपन हुआ वहां से इसने एक लो दिया। लो क्या दिया प्राइस ने यहाँ पे,
जहां पे ऑलरेडी मैंने ये लो बोल के मार्क करके रखा है, लो मैंने लिख के रखा है। तो जैसे ही प्राइस खुली, अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो निफ्टी जो खुली 22,000 5008 पे खुला, 22,508 पे खुला। 508 पे खुलने के बाद में एक बार ने मान के चलते कि प्राइस ने एक लो दिया, दैट इज 22,464, एल सबको दिखाई देता रहेगा। और वहां से प्राइस ऊपर गई और इस लो ने क्या किया, हमारा प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया। तो एक बार मान के चलते को सेलिंग आया, और जो सेलिंग आया वो सेलिंग कहां पे रुक गया, 22,464, यहां पे प्राइस रुक गया जहां पे मैंने लो मार्क। अब यहां से प्राइस तो ऊपर गई, पर क्या हुआ ध्यान से देखना है, यहां पे समझ में, और एक एरो मार्क कर रहा हूं। तो क्या हुआ, यहां से तो प्राइस ऊपर गई, यानी एक बार प्राइस ऊपर गई, वापस से प्राइस ने ऊपर जाने का कोशिश किया, पर जहां पे मैंने एरो मार्क, उसके ऊपर प्राइस नहीं जा पा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर ये हायर लेवल पे है, हमको देख वापस से देखो एक बार प्राइस नीचे आई है। ये हम लोग सभी चीजें कल फ्राइडे का डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ है, और प्राइस ने एक नया हाई दिया है। तो बेसिकली क्या हो गया, इस लो ने क्या किया, एक बार के लिए तो इस सेलिंग प्रेशर को होल्ड किया, और वहां से प्राइस ने इंट्राडे में न्यू हाई दे दिया। इंट्राडे में तो आपको न्यू हाई मिल गया। अब बाद में क्या हुआ, सेलिंग प्रेशर आया कहां से, जहां पे मैंने एरो मार्क किया है, जो मेरा सेलिंग प्रेशर स्टार्ट हुआ, ये सेलिंग प्रेशर कहां पे रुका, जहां पे मैंने लो लिख रखा है, यहां पे ये सेलिंग प्रेशर आके रुक गया, और यहां से प्राइस ऊपर गई, यहां से हमें एक इंट्राडे हाई भी मिला। वहां से फिर से प्राइस ने ऊपर जाने का कोशिश किया, बट अल्टीमेटली प्राइस नीचे आ गई, और यहीं पे एक फ्लैट प्राइस हो गया, यानी बायर सेलर्स में कहीं ना कहीं फाइट चलती रही। जैसे ही प्राइस ऊपर जाती थी तो सेलिंग प्रेशर आता था, प्राइस जैसे ही नीचे आ रही थी तो बाइंग प्रेशर आ रहा था, और प्राइस इसी रेंज में ऊपर नीचे हो गई है। तो अब अगर कल अगर निफ्टी फ्लैट खुलता है और एक बार के लिए अगर वो 22,464 के पास में आ जाता है, फर्स्ट टाइम आई विल लुक फॉर बाय। तो एक बार के लिए मैं क्या करूंगा कि अगर करंट मार्केट प्राइस, यानी कल का क्लोजिंग कितना है 22,538 है, अगर यहां से प्राइस लगभग मेरे इस लेवल के पास में खुलती है, लेवल क्या था हमारा 22,464 का लेवल है, इस लेवल के पास खुलती है, तो हम लोग इनिशियली तो एक बार बाय करने का सोचेंगे, या फिर कल में यहाँ पे 5 मिनट में अगर हमें रिवर्सल, हम लोग एक स्टॉप लॉस से यहाँ पे हम लोग बाय करके चलेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस लगाना हमें इग्नोर या फिर भूलना नहीं है। हम लोग क्यों बाय करने वाले हैं यहाँ पे, क्योंकि इस लो ने आने वाले सेलिंग प्रेशर को होल्ड, और यहां से प्राइस ऊपर गई है। अगर मान के चलो कि ये ऐसा हुआ नहीं, और कल हो सकता है कि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा आ गया, और थोड़ी देर क्या हो गया कि प्राइस इस लेवल पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हॉल्ट हो गया, प्राइस गई, पर अल्टीमेटली ये एरिया ब्रेक हो गया। कौन सा एरिया ब्रेक हो गया, 22,464। अब अगर ये एरिया ब्रेक होता है, तो यहां पे भी हम एरिया के नीचे अगर कहीं पे प्राइस सस्टेन हो रही है तो ऊपर के तरफ आएगा। यहां पे कोई अगर रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ रहेगा तो यहां पे हम लोग शॉर्ट के लिए सोचेंगे, और यहां से हम लोग कहां तक हमारा टारगेट देखेंगे, जो भी हमारा लो रहेगा, तो ऑलमोस्ट यहां से अगर प्राइस नीचे आती है तो लगभग हमारा टारगेट रहेगा 22,244। तो अगर कल गैप डाउन भी खुलता है और इमीडिएटली अगर 22,464 के आसपास खुलता है, यहां पे अगर कोई रिवर्सेबल मुझे मिलेगा तो यहां पे मैं एक बार बाय के लिए सोचूंगा। तो यहां टारगेट रखना रहेगा, तो टारगेट मेरा क्या रहेगा, 22,555। तो 460 के पास में मुझे बाय करना है, 560 के पास में मेरा टारगेट रहेगा, और इसमें मुझे रिस्क भी मेरा मैनेज करना बहुत जरूरी है। और अगर 464 के नीचे अगर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है, और वो सेलिंग प्रेशर कहां तक कंटिन्यू रहेगा, 22,244 तक रहे। तो ये हमारा हो गया निफ्टी कल के लिए। जैसे मैंने बताया कि आने वाला सेलिंग प्रेशर यहां पे अब होल्ड होना चाहिए, मार्केट निफ्टी इस लेवल पे जो सेलिंग प्रेशर है वो रुकना चाहिए। जरूरी नहीं कि इमीडिएटली यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। अभी नीचे आते वक्त मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए मार्केट नीचे आया है। तो अब यहां से जब प्राइस ऊपर जाना चालू होगा तो जो रेजिस्टेंस क्रिएट किए हैं वहां पे प्राइस एक बार के लिए
रुक भी सकता है। अब हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि निफ्टी यहां पे रुकना चाहिए, उसके और भी कुछ हमारे रीजन है। तो निफ्टी निफ्टी का जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसके अलग अलग सेक्टर्स, तो अब यहां पे आने वाला सेलिंग प्रेशर रुकेगा इसको, और हमें वो क्या चीज है जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि निफ्टी तो एक डिमांड जोन में आ गया, और निफ्टी के अंदर जो एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है वो है निफ्टी बैंक। तो अब निफ्टी बैंक भी क्या है, अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी बैंक भी एक क्वार्टरली डिमांड जोन के अंदर आया है। अब डिमांड जोन क्या आता है, जो लोगों को पता नहीं है उनको एक सिंपल कंसेप्ट है कि जैसे कि मान के चलो आप उसको सपोर्ट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं एक डिमांड में आया है, एक सपोर्ट में आया है, और जहां से प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अभी निफ्टी को सपोर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी जो सबसे हेवी वेट इंडेक्स है, जिससे सबसे ज्यादा वेटेज है निफ्टी के अंदर, तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी अब हमारे सपोर्ट एरिया में है, जहां से यहाँ पे भी एक रैली आना चाहिए। बट पिछले कुछ दिनों में प्राइस काफी इसमें फ्लैट हो गई है। बैंक निफ्टी भले ही सपोर्ट के पास में है, डिमांड के पास में है, बट करंट मार्केट प्राइस हल्का सा एक सपोर्ट से दूर है या फिर एक डिमांड से दूर है। तो मैंने क्या किया है, जस्ट एक लाइन नीचे की तरफ मूव किया है। तो अब मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है लगभग, अगर मैं देखूं तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा मेरा, 44,443। तो लगभग हो सकता है कि एक बार के लिए बैंक निफ्टी जो रहेगा, जो हमने एक लाइन ड्रॉ किया है और उस पर मैंने प्राइस भी लिखा है, दैट इज 44,443। सॉरी, ये है 47,443। करेक्ट कर रहा हूं मैं प्राइस, 47,443। तो करंट मार्केट प्राइस कितना है इसका, 48,000। राउंड फिगर हम लोग 500 बोल सकते हैं। तो हो सकता है कि यहां से एक 1000 पॉइंट का एक करेक्शन हम लोगों को और सेलिंग प्रेशर हम लोगों को निफ्टी में दिखाई पड़े। और जब बैंक निफ्टी ये लेवल पे आएगा, दैट इज 47,443, तब निफ्टी में भी हम लोगों को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। अब जरूरी नहीं कि ये नीचे आए तो निफ्टी भी नीचे, हो सकता है कि निफ्टी ऊपर रहे और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स नीचे रहे। क्यों ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि उसको चलाने के लिए और भी कोई इंडेक्स है जो उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अब बैंक निफ्टी हमें पता चल रहा है कि थोड़ा सा और सपोर्ट के अंदर तो है, पर जो उसके अंदर और जहां पे एग्जैक्ट सपोर्ट है उससे हल्का सा भी और दूर है। तो जो एक बार के लिए हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी तो सपोर्ट में है, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स क्या कर रहे हैं, क्या हमें उसमें कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो अगर हम लोग ये एयू बैंक का चार्ट है, एयू बैंक भी करीबन एक सपोर्ट के पास में, तो इसमें भी एक बाइंग अप है। एक बार के लिए हम लोग एक्सिस बैंक देखते हैं, तो एक्सिस बैंक में भी अगर हम लोग देखें तो ये भी एक सपोर्ट के पास में अभी होल्ड हुआ है, और ये वो सपोर्ट है। तो यस, जैसे कि हमने देखा कि अब बैंक निफ्टी नीचे जाने के लिए, तो एक्सिस बैंक तो ऑलरेडी सपोर्ट में है, तो ये तो नहीं जाएगा उतना नीचे। ये चार्ट जो अभी हमने ओपन किया है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर देखें तो इसमें भी हल्का सा एक सपोर्ट पास में है। तो सारी की देख रहे हो तो सपोर्ट के पास में ही है। कैनरा बैंक में हल्का सा सपोर्ट नीचे है। तो एक बार हम लोग मंथली चार्ट पे जाते हैं, और मंथली चार्ट में देख लिया तो ऑलरेडी हमने मार्किंग करके रखा है, जहां पे ये डिमांड जोन तो ऑलरेडी ये पहुंच गया है। तो देखो जैसे कि अब निफ्टी क्यों रुकना चाहिए, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। ये सारे जो चार्ट्स हम लोग देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे चार्ट्स डिमांड के पास में है, सपोर्ट के पास में है। तो इस वजह से निफ्टी का नीचे जाना थोड़े देर के लिए तो यहां पे वो रुकना चाहिए। तो जैसे अगर हमने ये फेडरल बैंक भी देखा, तो फेडरल बैंक भी देखो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट में आया है। प्रॉब्लम जो रहेगा दैट इज एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक क्या है कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, ये एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी में भी बहुत ज्यादा वेटेज है, और यानी इसका मूव जो रहेगा, ये मूव डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी किस दिशा में जाएगा। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का मूव डिसाइड करेगा कि निफ्टी भी, तो कुछ दिनों से इसमें कुछ मूवमेंट नहीं आ रहा है। अगर इसको ऊपर जाना है तो इमीडिएटली इसने जो क्या किया है कि ये जो लास्ट वीक का क्लोजिंग था, यानी सॉरी 7 फरवरी का जो क्लोजिंग था, यहां पे
बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है। तो जब ये 1732 जब ब्रेक होगा तभी एक बड़ा मूवमेंट एचडीएफसी बैंक में आएगा, और एक बड़ा मूवमेंट अगर एचडीएफसी बैंक में आया तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी में भी एक बड़ा मूव देखने मिलेगा, और बड़ा अगर बैंक निफ्टी मूव कर रहा है तो डेफिनेटली निफ्टी में भी हमें एक बड़ा मूव देखने मिलेगा। और करंट प्राइस से हम लोग नीचे देखें तो करीबन एक यहाँ पे निफ्टी के बैंक एचडीएफसी बैंक में एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हुआ है, लगभग जो इसका ओपन प्राइस है ये रेड कैंडल का, दैट इज 1641। अब देखो ये लेवल इतना कुछ अच्छा नहीं है, बट मान के चलो कि जब यहाँ पे बैंक निफ्टी एचडीएफसी बैंक आ रहा है और उसी के साथ में निफ्टी बैंक में अगर सपोर्ट में आ रहा है, तो दोनों जब एक साथ सपोर्ट में हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखने, और इसी के नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो काफी दिन यहीं पे कंसोलिडेट हुआ है एचडीएफसी बैंक, दैट इज अराउंड राउंड फिगर अगर देखें तो 1600 अभी तक उसने काफी दिनों से ब्रेक नहीं किया है, जो कि एक अच्छा सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट हम लोग किस हिसाब से बोल रहे हैं 1600 को, यहां पे अगर देखेंगे तो एक बार सेलिंग आया है, आने वाला सेलिंग स्टॉप हुआ है, और यहां से हमें एक नया हाई मिला है, जिसने अगर आप लेफ्ट में देखोगे तो पूरा एरिया ब्रेक करके इसने क्लोज दिया है। तो यस, करंट मार्केट प्राइस से ये भी अगर और बैंक निफ्टी भी नीचे आता है तो हमको और अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ये आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट है। आईसीआईसीआई बैंक अभी भी बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है। करंट मार्केट प्राइस कहीं ना कहीं अभी कुछ अच्छा सपोर्ट में नहीं आया है। अच्छा जो सपोर्ट है अभी भी काफी दूर है। डेली टाइम फ्रेम पे हो सकता है कि कुछ अच्छा है जहां पे प्राइस रुक गई है। तो अभी भी आईसीआईसीआई बैंक में भी ऐसा कुछ क्लियर बहुत अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। और स्पेशली एचडीएफसी बैंक के बाद में जो हेवी वेट स्टॉक है वो आईसीआईसीआई बैंक है, और आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों भी निगेटिव पैटर्न्स क्रिएट कर रहे हैं, और वापस से इन दोनों में प्राइस और नीचे आना चाहिए। और ये दोनों भी अगर स्टॉक नीचे आते हैं तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी थोड़ा बहुत और नीचे आना चाहिए। उसके बाद में और निफ्टी को कौन होल्ड कर रहा है, निफ्टी यहाँ पे क्यों रुकना चाहिए, वही टॉपिक हम लोग डबल से कंटिन्यू करेंगे। तो ये सीपीएससी का सेक्टर का चार्ट है, जिसका बहुत ज्यादा वेटेज तो है नहीं, बट क्या ये भी डिमांड में आया है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक हल्का सा उसको सपोर्ट है, और इस सपोर्ट पे जहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया ये वहीं पे रुका हुआ है। बट एक चीज आप ध्यान में रखना कि कोई भी स्टॉक आपको अभी भी हाई पे बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जब प्राइस नीचे की तरफ आई है तो प्राइस ने क्या किया है, नीचे आते वक्त रेजिस्टेंस क्रिएट करते हुए प्राइस नीचे आई है। तो कोई भी स्टॉक हम लोग हाई पे बाय नहीं करेंगे अभी भी। जब कभी भी प्राइस नीचे आएगी तो ही हम लोग बाय करने का सोचेंगे। तो निफ्टी बैंक और थोड़ा सा हमें नीचे आना, तब हम उसमें वेट करेंगे बाइंग करने के लिए। अब निफ्टी बैंक के बाद में जो और एक सेक्टर है जो बहुत ज्यादा वेटेज रखता है निफ्टी को, और निफ्टी के अंदर वो है निफ्टी आईटी। तो अगर हम लोग निफ्टी आईटी का चार्ट देखें तो अभी भी, तो निफ्टी आईटी का अगर चार्ट देखें तो क्वार्टरली अगर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो क्वार्टरली में देखो ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा है, तो ये भी एक डिमांड के पास में आ। तो अब आप लोगों को समझ में आता रहेगा कि हम लोग क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे जो निफ्टी है उसका फॉल यहाँ पे होल्ड होना चाहिए। क्यों? क्योंकि काफी सारे सेक्टर्स निफ्टी और निफ्टी के स्टॉक्स अब बहुत एक अच्छे सपोर्ट के पास में या सपोर्ट में आ गए हैं। तो यहां पे सेलिंग प्रेशर होल्ड होना चाहिए। अगेन जरूरी नहीं कि यहां पे होल्ड होगा ही, बट जो भी प्रोबेबिलिटीज है वो तो हमें वही बता रहे कि यहां पे आने वाला सेलिंग प्रेशर होल्ड होना चाहिए। अब आईटी इंडेक्स में भी और थोड़ा सा एक करेक्शन आना चाहिए, और जैसे कि हमने जो मार्क पिंक कलर का बॉक्स, ये पिंक कलर के बॉक्स में जब आईटी इंडेक्स आएगा तो आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स हम लोग बाइंग के लिए यहां पे देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी और आईटी इंडेक्स इन दोनों में और हल्का सा करेक्शन हम लोग एक्सपेक्ट कर, अगर ये दोनों भी नीचे आके थोड़ा सा कोशिश करेंगे ये ड्रैग कर सकता है निफ्टी को नीचे के तरफ। बट ये दोनों ड्रैग करेंगे नीचे के तरफ पर क्या होगा, और भी जो सेक्टर्स है जैसे मेटल सेक्टर, मेटल सेक्टर ऑलरेडी डिमांड से रिस्पेक्ट करके यानी सपोर्ट से रिस्पेक्ट तरफ निकल गया है। तो अब जब कभी भी प्राइस नीचे अगर आती है तो मेटल सेक्टर्स के स्टॉक्स में आप एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
जैसे कि टाटा स्टील, जिंदा स्टील, हिंदाल्को, वीडीएल, जो भी मेटल्स के जो स्टॉक्स रहेंगे, तो वो सेक्टर्स में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं कि हम लोग हाई पे नहीं बाय करेंगे। जब यहां से प्राइस नीचे की तरफ आएगी, डिमांड में आएगी, एक सपोर्ट में आएंगे, तब हम उसको बाय करने का सोचेंगे। तो हमको जो फोकस करना है, जो तीसरा सेक्टर रहेगा मेटल सेक्टर, जो ऑलरेडी आउट परफॉर्म कर रहा है, यानी नीचे से ऑलरेडी वो ऊपर की तरफ घूम चुका है। उसके बाद में और एक जो सेक्टर अभी डिमांड में आया है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी यानी कि जो बीपीसीएल, एचपीसीएल, रिलायंस, ये जो स्टॉक्स है भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा से कुछ इसमें डिमांड नहीं है। बट अगर आप करंट मार्केट प्राइस देखोगे तो ये एनर्जी सेक्टर का करंट मार्केट प्राइस क्या है, ये एक ऑलरेडी गैप को टच करके यानी रिस्पेक्ट करके ऊपर जा रहा है। बट अगेन जैसे ही वो ऊपर जा रहा है, तो देखो यहीं पे इसको एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, जो अभी मैं मार्क कर रहा हूं। अब ये रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देंगे कि रेड कलर हम लोग मार्क कर देंगे, कि हमको पता रहे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, और जब कभी भी प्राइस अगर रेजिस्टेंस के पास में है, उस रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, सप्लाई। तो यहाँ पे हम लोग तो बाय के लिए नहीं सोचेंगे। तो बाय के लिए हम लोग कहां पे सोचेंगे, जहां पे ये सेलिंग प्रेशर रुक गया है। सेलिंग प्रेशर कहां पे रुक गया है, तो समवेयर अराउंड जहां पे मैंने लिखा है कि यहां पे सेलिंग प्रेशर रुका है, तो हम लोग यहां पे आने का वेट करेंगे प्राइस का। हम लोग हाई पे बाय नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब जो प्राइस है ना, ये रेजिस्टेंस के पास में आ रही है। तो यहां से वापस से प्राइस एक बार के लिए नीचे आएगा, जब नीचे आएगा तो हम लोग बाय करेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा बाउंस आया रहेगा स्टॉक्स पे। तो ये बाउंस क्यों आया है, ये अगले बार के लिए मैं बता रहा हूं कि जैसे कि अगर आप आयोनिक्स विंड देखोगे, तो क्या हो गया, आयोनिक्स विंड और उसके साथ में आपका सेक्टर, ये दोनों की दोनों एक साथ डिमांड में आ गए। तो यहाँ पे देखो कि आयोनिक्स विंड का ये चार्ट है, ये क्वार्टरली टाइम फ्रेम है, क्वार्टरली टाइम फ्रेम का यहाँ पे डिमांड जोन है। तो स्टॉक भी डिमांड जोन में आया, स्टॉक के साथ में मेरा सेक्टर भी डिमांड में आया, और सेक्टर के साथ में क्या हो गया, मेरा निफ्टी भी डिमांड में आ गया। तो ये ट्रेड की चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई। बट अभी भी क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो प्राइस क्या कर रही है, तो सप्लाई यानी रेजिस्टेंस टेस्ट कर रही है। यहाँ पे रेजिस्टेंस से ये टेस्ट किया और प्राइस वापस से नीचे आ रही है। वापस से जैसे मैंने बताया कि जब नीचे आएगा तब हमें बाय करना है। तो ये एक बार के लिए ये वापस से नीचे आया और यहां से भी ये ऊपर चला गया। तो आयोनिक्स विंड, ये एक अच्छा मूव हमें आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। तो ये स्टॉक पे भी हम लोग ध्यान रखेंगे। बट अगेन हम लोगों को हाई पे बाय नहीं करना है, लोअर लेवल पे ही हम लोग ध्यान देंगे बाय करने के लिए। सेम ये भी एक कोई स्टॉक था, टरबाइन, कोई एनर्जी रिलेटेड स्टॉक था। ये भी हम लोग अगर देखेंगे तो ये भी एक बार के लिए नीचे आया है, ऊपर गया है। तो एक बार के लिए तो अभी ये एक ही बार नीचे आया और सीरियस यानी सीधा सीधा ये ऊपर चला गया है। तो ये स्टॉक में हमें एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर वापस से ये नीचे आएगा तो हम लोग ले लगभग 487 के आसपास हम लोग बाई के लिए सोचेंगे। और जो इसका लो रहेगा तो 460 का लो है। अगर मान के चलो कि हमने 487 के आसपास में बाय किया है और ये स्टॉक समवेयर अराउंड 458 ब्रेक कर रहा है, तो हमको यहाँ पे लॉस लेके एग्जिट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कहेंगे और ये स्टॉक फिर नीचे नीचे ही आता रहेगा। तो रिस्क मैनेज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद में रिलायंस भी, रिलायंस पे तो वहां तक अभी नीचे नहीं आया है, हल्का सा ऊपर के लेवल से ये मूव हो गया है। पर ऑलरेडी रिलायंस भी अगर देखोगे तो ये भी एक डिमांड जोन में है। अब डिमांड जोन बहुत बड़े हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग रिस्क कम से कम कैसे हो, तो हम लोग और थोड़ा सा लेवल, लोअर लेवल पे कुछ अच्छे अगर लेवल्स हमें मिल जाए बाय करने के लिए, तो हम लोग उन लेवल्स का वेट कर रहे हैं कि उन लेवल पे हमको एक बार कहीं ना कहीं स्टॉक मिल जाए। तो ऑलरेडी रिलायंस भी लोअर लेवल पे आ गया, बट अभी भी नीचे रूम है। अगर इन केस वापस से ये स्टॉक नया लो देता है, तो हम लोग वापस से इसे बाय करने का सोचेंगे। और जो बेस्ट एरिया हम लोगों के लिए रहेगा इसके अंदर बाय करने के लिए, समवेयर अराउंड 1130 का रहेगा। बट जरूरी नहीं कि वो 1130 आ जाए। अगर करंट मार्केट प्राइस से अगर हम लोगों को ये समवेयर अराउंड 1175 पे भी मिल जाता है, तो यहाँ पे भी हम लोग अगर बाय के लिए सोच सकते हैं। और जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 1156, ये लो है, तो इसके नीचे प्राइस नहीं जाना चाहिए। तो शॉर्ट टर्म के लिए एक बार तो हमें उसे बाय के लिए सोच सकते हैं।
तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने क्या किया, सेक्टर सेक्टर से हम लोग स्टॉक आइडेंटिफाई करने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि मीडिया सेक्टर, ये बहुत सालों से निगेटिव ही चल रहा है। अगर हम लोग उसका चार्ट ओपन अगर हम लोग मीडिया सेक्टर का चार्ट ओपन करें तो सालों से ये कंटिन्यूअसली नीचे ही आ रहा है। इसने कुछ इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। और अगर लेटेस्ट अगर हम लोग देखें तो ये भी बहुत अच्छे डिमांड में आके ऊपर गए, और जो करंट मार्केट प्राइस है एक सप्लाई में आके रुका है। तो अगेन इस पे भी हम लोग बाय नहीं कर सकते, बट इसमें एक जो स्टॉक रहेगा अगर हम लोगों को बाय करने का रहेगा, तो जो अभी भी बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंडिंग है, अभी भी इसने इतना बड़ा करेक्शन नहीं दिया है, यानी ये अभी भी कंसोलिडेशन ही कर रहा है। स्टॉक का नाम रहेगा नजारा। तो ये स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये अभी भी नीचे नहीं आया है, बट अभी भी ये बॉक्स मार्क करके रखा है, ये मंथली का सप्लाई जोन है। तो प्राइस कहीं ना कहीं एक मंथली के सप्लाई जोन को टेस्ट करके नीचे आ रही है। इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं प्राइस में एक सेलिंग प्रेशर तो है। तो अगर प्राइस सेलिंग प्रेशर के साथ नहीं, अभी भी प्राइस में कुछ बड़े करेक्शंस नहीं हमें दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग प्रेशर है हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं कि बहुत स्ट्रांग सेलिंग प्रेशर इसमें नहीं है। तो स्पेसिफिक ये नज़ारा जो स्टॉक रहेगा, इसमें हम लोग अगर कुछ सेटअप हमको मिलता है तो ये स्टॉक हमारे रडार पे रहेगा बाय करने के लिए। बट जैसे कि मैंने बताया, ये सेक्टर जो रहेगा दैट इज मीडिया सेक्टर, मीडिया सेक्टर बहुत वीक है, तो इसमें हमें रिस्क मैनेजमेंट करना भूलना नहीं। तो निफ्टी क्यों रुकना चाहिए यहां पे, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी तो सपोर्ट में आया है, निफ्टी के साथ में उसके और भी जो सेक्टर्स है वो भी डिमांड में आए हैं, वो भी सपोर्ट में आए हैं। तो इसका मतलब क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर है कहीं एब्जॉर्ब होना चाहिए, और यहां से हमें बाइंग दिखनी चाहिए। अब इसी के साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे गोल्ड के ऊपर, गोल्ड और निफ्टी दोनों भी इनवर्स प्रोपोर्शनेट में चलते हैं, यानी अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो निफ्टी कहीं ना कहीं नीचे आना चालू करेगा। तो अब हम लोग अभी भी गोल्ड बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, तो अभी भी हम लोग उसके अंदर कंटिन्यूअसली रैली ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अभी भी बहुत स्ट्रांग है। बट अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये गोल्ड का चार्ट है, ये डेली है, और लेंगे ना तो 10 फरवरी से ये पूरा साइडवेज चला गया है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मोमेंटम था अब थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया है। बट जैसे मैंने बताया, गोल्ड अभी भी बहुत स्ट्रांग अप ट्रेंड में है, बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड है। बट अभी यहाँ पे थोड़ा सा उसका जो ट्रेंड है थोड़ा सा हम लोगों को माइल्ड होते हुए दिख रहा है, बट अभी भी सारे टाइम फ्रेम पे बहुत स्ट्रांग है। तो अब अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है इसके अंदर शॉर्ट करने का तो हम लोग रेडी रहेंगे। अगर गोल्ड नीचे आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है, और हो सकता है कि यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आ रहा है तो हमें निफ्टी में एक चांस मिल सकता है कि वो ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि दोनों भी इनवर्स प्रोपोर्शनेट में चलते। और उसी के साथ में सिल्वर, सिल्वर अभी तक इतना स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं कर पाया है। सिल्वर में ट्रेंड तो अप है, पर ये ट्रेंड में अप ट्रेंड में अभी भी एक्सेलरेशन नहीं आया है। बट अगर हम लोग ये चार्ट देखें तो कहीं ना कहीं जो सिल्वर है, ये सिल्वर मुझे एक हायर लेवल के पास में इसके कंसोलिडेशन दिख रहा है। तो आने वाले दिनों में सिल्वर आउट परफॉर्म कर सकता है गोल्ड को। तो सिल्वर पे हम पोजीशंस बाय कर सकते हैं। अगेन ये फ्यूचर का प्रोडक्ट है, इसमें रिस्क बहुत ज्यादा है, तो आपको पहले से ही रिस्क मैनेज करना, स्टॉप लॉस लगा के रखना बहुत जरूरी है। तो ट्रेंड अभी भी सिल्वर में अप है, बट अभी भी इसमें एक्सेलरेशन नहीं आया है। वीकली मंथली सारे टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है। बट अगर हम लोग करंट मार्केट प्राइस में देखें तो क्या दिखाई दे रहा है कि एक बार के लिए जो मैं देख रहा हूं कि यहां से एक बार सेलिंग आया सेम एरिया से, यहां से प्राइस ऊपर गई, हल्का सा प्राइस ने नया हाई दिया, पर देखो सेलिंग प्रेशर आया, वहां से वापस प्राइस नीचे आई। अब वापस से प्राइस क्या कर रही है, ऊपर जा रही है, और सेम लेवल से सेलिंग आ रहा है। बट अब अगर देखोगे
तो सेलिंग प्रेशर पहले से कम आ रहा है, यानी प्राइस उतना नीचे नहीं जा रही है। तो प्राइस क्या कर रही है, हायर लो बनाते हुए ऊपर जा रही है। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, ये हमें क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर बायर्स एग्रेसिव हो रहे हैं। एग्रेसिव हो रहे यानी क्या है कि प्राइस बहुत ज्यादा अभी भी नीचे नहीं आ रही है, तो हायर लेवल पे कहीं ना कहीं इसके अंदर एक बाइंग आ रहा है। बट जैसे अब अगर ब्रेकआउट हमें चाहिए, अब ध्यान से सुनना कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइस ऊपर जाना चाहिए। तो अब ये ब्रेकआउट सस्टेन होने के लिए वी नीड स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड। अगर ये ब्रेकआउट हमें सस्टेन होना चाहिए तो ट्रेंड अप चाहिए, और मेरे लिए, मेरे डेफिनेशन के हिसाब से अभी भी ट्रेंड अप तो है पर स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर मैं बाय करने का सोचूंगा तो मैं हल्का सा इसमें कॉशियस रहूंगा। हाँ, बट अगर लोअर लेवल पे मिल रहा है जहां से देखो बार बार प्राइस ऊपर जा रही है, तो अगर जो लास्ट लो था इसके पास अगर प्राइस मिल रहा है तो मैं तो डेफिनेटली बाय के लिए सोचूंगा। अगेन, तो स्टॉक मार्केट में हमेशा प्रोबेबिलिटीज है, अगर मैं यहाँ पे गलत हो रहा हूं तो जल्दी से एग्जिट हो जाऊंगा, वो भी मुझे ध्यान रखना है। तो सिल्वर जो चार्ट हमें बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये आने वाले दिनों में आउट परफॉर्म कर सकता है। चार्ट दिखा रहा है हो सकता है कि ये हमें ट्रैप कर दे और वापस से नीचे आ जाए, तो हमको उसके लिए भी रेडी रहना है। तो अब निफ्टी एक डिमांड जोन में आ गया है, निफ्टी के सेक्टर्स भी डिमांड में आ रहे हैं। अगर हमको लग रहा है कि कौन सा स्टॉक बाय करना है, अभी भी हम डाइसी है, तो हम लोग निफ्टी ईटीएफ बाय कर सकते हैं। ट्रेंड अभी भी क्लियरली अप नहीं है, तो अगर आप ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो तो इट इज नॉट एडवाइजेबल पूरा 100% आप उसमें इन्वेस्ट करते। मान के चलो अगर आपके पास में 1 लाख रुपया भी है, तो वो 1 लाख में का समवेयर अराउंड 10-20% आप सिर्फ निफ्टी ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब हमें प्राइस कंफर्मेशन देगा कि यस आपने जो ट्रेड लिया है वो सही है, और प्राइस जब हमें कंफर्मेशन देगा और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिलेंगे, उसके बाद में भी हम लोग उसमें और प्रॉफिट में हम लोग पोजीशन ऐड कर सकते हैं। तो जैसे निफ्टी ध्यान रखना है, निफ्टी, बैंक निफ्टी थोड़ा सा और नीचे आ सकता, आईटी इंडेक्स और थोड़ा सा नीचे आ सकता है, तो जिस वजह से थोड़ा सा निफ्टी में हम लोगों को सेलिंग प्रेशर देखने मिल सकता है। बट जब दोनों भी इंडेक्स दैट इज बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी भी डिमांड में आ जाए, उसके बाद में निफ्टी अगर कंसोलिडेट होता है तब तक, तो बहुत अच्छा एक मूवमेंट ऊपर के तरफ हमको देखने मिल सकता है। अभी करंटली हम लोग क्यों चाह रहे देख एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि निफ्टी, निफ्टी के साथ उसके सेक्टर्स और सेक्टर्स के स्टॉक्स, ये सारे की सारे चीजें मैच हो गई है, कोऑर्डिनेट हो गई है, और सभी चीजें अभी फिलहाल तो अप ट्रेंड में है, सॉरी सपोर्ट पे आई है। तो यहां से एक बाउंस हमें एक्सपेक्टेड है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं गोल्ड में हम लोगों को एक सेलिंग मिल सकता है। तो जो लोग फ्यूचर्स करते हैं, जो लोग रिस्क से बहुत अच्छे से अवेयर है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है उनको पता है, तो ये सिर्फ उनके लिए रहेगा। तो गोल्ड में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट ट्रेंड उसमें बहुत स्ट्रांग है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जैसे चार्ट हमें बता रहा है, तो सिल्वर के अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें देखने मिल सकता है, बट वो ब्रेकआउट ट्रेंड का स्ट्रेंथ मिलना बहुत जरूरी है, जो कि उसमें मिसिंग है, तो हम लोग उसके लिए थोड़ा सा और वेट करेंगे। और 5 मिनट का हमने जो निफ्टी का एनालिसिस करके रखा है कि कल अगर हमारे लेवल के पास में ये हमें पता है। देखो लाइव, यानी लाइव जो कैंडल बनेगा उसके ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। पहले से ही हमने लेवल मार्क करके रखे हैं और यहाँ पे कि ये हमें पता है, तो उस लेवल पे आने के बाद ही हमारा एक्शन क्या रहेगा ये हम लोग पहले से ही डिसाइड करके